गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया टॉपिक आइसोमेरिज्म। अभी तक हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया था और फिर उसके बाद हमने नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको बताया है, नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो अब तक जो है ये जितना पोर्शन हमने कवर किया है उसको आप कायदे से तैयार कर लें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पिछला पोर्शन आपका जब तैयार रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप आज से वीडियो स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो जो पिछला लेक्चर है आपका वो जो छूट गया है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे हमने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में आपसे बातचीत करी तो उसकी जरूरत हमको आइसोमेरिज्म में पढ़ने वाली है अभी। तो आप लोग पहले पुराना कंप्लीट कर लें। तो हम स्टार्ट करेंगे आज आइसोमेरिज्म, एक खूबसूरत सा टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन एक तो सिंपल वे में कि आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और दूसरा ये है कि किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन में आइसोमेरिज्म को ऐड करके प्रॉब्लम बनाई जा सकती है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वन बाय वन हम पढ़ते जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप इत्मीनान से सब कुछ सीखते जाएं, अपनी कॉपी पे एक नोट करते जाएं, रिवाइज करें टाइम टू टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं। आइसो और ये मेरॉस से मिलकर के बना है टर्म आइसोमेरिज्म। इसका मतलब होता है सेम और मेरॉस का मतलब होता है यूनिट। आइसोमेरिज्म का जो फिनोमेना होगा उसमें एक बात यह है कि कुछ है जो सेम है, सेम यूनिट उसके अंदर है। ये जो टर्म आइसोमेरिज्म है वो बर्जीलियस की देन है। बर्जीलियस ने काफी कुछ काम किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उन्होंने ही ये जो टर्म है क्वाइन किया आइसोमेरिज्म। तो सेम यूनिट की बात करते हैं, बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। देखें क्या सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला, जब हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करी थी तो हमने आपको मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में, स्ट्रक्चरल फार्मूले के बारे में, कंडेंस फॉर्म कैसे लिखते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी बातचीत हम पहले शुरुआत में कर चुके हैं। तो देखते जाएं हमारी बात को। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, दो डिफरेंट कंपाउंड हो, उन दोनों डिफरेंट कंपाउंड की खास बात कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, ये सिमिलरिटी होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं या जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, आप इसको देखें। ऐसे दो कंपाउंड हमने लिए जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो, चाहे वो दोनों में डिफरेंस हो, लेकिन कम से कम प्रॉपर्टी में डिफरेंस होना चाहिए। ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो, फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो, केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो, ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो आइसोमर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे वो बेटा? आइसोमर्स कहलाएंगे। और ये जो फिनोमेनन है ये आइसोमेरिज्म कहलाएगी। क्लियर? आराम से फिर से एक बार देखें। दो डिफरेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए लेकिन उनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज या दोनों में या किसी एक में डिफरेंस जरूर होना चाहिए। इन दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी डिफरेंट हो, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकता है दोनों डिफरेंट हो सकता है सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा हो, लेकिन प्रॉपर्टी डिफरेंट जरूर होनी चाहिए।
मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और प्रॉपर्टी भी सेम हो जाएंगी तो आइसोमर्स नहीं, वो कंपाउंड आइडेंटिकल कंपाउंड कहलाएंगे। क्लियर? तो कंपाउंड आइडेंटिकल ना हो उसके लिए शर्त क्या है? उसके लिए शर्त यह है कि प्रॉपर्टीज उसकी जरूर डिफरेंट होनी चाहिए। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको बात? चलिए ठीक है। तो अभी हमने बात करी आइसोमरिज्म के बारे में। तो एक बेसिक बात हमने समझी कि आइसोमर्स किसको बोलते हैं, जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका जो प्रॉपर्टीज है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो, उसमें डिफरेंस जरूर होना चाहिए। ठीक, चलिए नोट कीजिए इसको। तो अभी हमने सीखा आइसोमरिज्म के बारे में कि आइसोमरिज्म किसको बोलते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि कितने पार्ट में इसको कैटेगराइज किया गया है। तो आइसोमरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टीरियो या इसी को स्पेस आइसोमरिज्म बोलते हैं। तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया, स्ट्रक्चरल और स्पेस। समझते जाइएगा बहुत इत्मीनान से। आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ आइसोमरिज्म है कि किसको बोलते हैं, क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होती है, स्पेस आइसोमरिज्म क्या होती है, बहुत कायदे से समझेंगे। कंपाउंड ऐसे हों जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हों। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको एक बात बताया है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला किसको बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला तुम सोचो कि डिफरेंट है, अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट आ रहा है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो कैसा होना चाहिए, सेम। स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा हो जाएगा बेटा, डिफरेंट। अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है तो आप बोलो इनकी जो नेमिंग होगी, आईयूपीएसी नेम इनका कैसा होगा, वो फिर कैसा आएगा बेटा, डिफरेंट। जब इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा तो उनका आईयूपीएसी नेम भी डिफरेंट होगा। आगे देखते हैं, इनका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा, डबल बॉन्ड जो इक्विवेलेंट होगा वो सेम आएगा। इनका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होगा, सेम होगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है ना। इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लें हम। केमिकल एंड इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मैं बता चुका हूं भी थोड़ी देर पहले। इनकी जो केमिकल एंड फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी होनी चाहिए, वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो फिर से एक बार मैं देखता हूं कि कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जिनके स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर डिफरेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका आईयूपैक में नेमिंग डिफरेंट है। अगर वो स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो इसका मतलब उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस जरूर होना चाहिए। क्लियर। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम है तो इसका मतलब है कि उनका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी क्या होगा, सेम होगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो इतनी बात आप कॉपी कर लें, इतनी बात आप कॉपी कर लें। ठीक। तो कैटेगरी इस तरह बनाए इसकी, हम बहुत इत्मीनान से देखें। इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं। ऐसा करते हैं, पहले हम इनको लिख लेते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, वो कैसा होगा, सेम। ठीक है ना। यहां पे हमने लिखा था आईयूपीएसी नेमिंग, ये कैसी होगी बेटा, डिफरेंट। फिर क्या लिखा था हमने इसके बाद, इनकी जो आईयूपीएसी नेमिंग इनकी डिफरेंट होगी। इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा बेटा, वो डिफरेंट होगा। इनकी जो वेपर डेंसिटी होगी, वेपर डेंसिटी, वो भी कैसी होगी बेटा, सेम होगी। अब सारी बात ध्यान रखिए कि किसी भी पॉइंट के ऊपर कभी कोई क्वेश्चन मिल जाए
तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है कि कंपाउंड हैविंग टू डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो उनका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी क्या आएगा, सेम। उनकी वेपर डेंसिटी क्या होगी, सेम। उनका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, डिफरेंट। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, डिफरेंट। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे बेटा, डिफरेंट। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है आपकी। तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी डिफरेंट होनी चाहिए। अगर तुम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई दिक्कत लग रही है तो मैं एक आध एग्जांपल भी ले रहा हूं, इसको कॉपी कर ले, मैं हटाता हूं। कर लिया, चलिए देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसको हम फाइनल कर दें। 6 पार्ट में इसको कैटेगराइज किया गया है। एक होता है चेन आइसोमेरिज्म, एक होती है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, एक होती है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, एक होती है मेटामेरिज्म, एक होती है टार्टोमेरिज्म, और एक है हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो आइसोमेरिज्म पे है, और सिर्फ हम इंट्रोडक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। अभी हम और भी बात आपसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में करने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में करने वाले हैं। फिर से मैं एक बार देखता हूं कि आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन हमने जानी। 2 पार्ट में इसको कैटेगराइज किया गया, एक स्पेस और एक स्पेस आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कंपाउंड ऐसे जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है तो तय है कि उनके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस होना चाहिए। उनके आईयूपीएसी में नेमिंग उनकी डिफरेंस होनी चाहिए। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बैठ रहा है बेटा तो उनका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है वो सेम आएगा, उनकी वेपर डेंसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। और इनको टोटल 6 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक चेन आइसोमेरिज्म है, एक पोजीशन आइसोमेरिज्म है, और एक रिंग चेन आइसोमेरिज्म है, एक मेटामेरिज्म है, एक टार्टोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। ठीक, अब हम बात करेंगे स्टीरियो और स्पेस आइसोमेरिज्म की। इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेटा वो तो सेम होगा। अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी हमारा क्या आने वाला है, सेम। इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला आएगा बेटा वो भी क्या आएगा, सेम। इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो भी सेम आने वाला है। यहां पे आप ध्यान से देखें तो इनकी जो आईयूपीएसी में नेमिंग होगी वो भी हमारी क्या आने वाली है, सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, इनका जो आईयूपीएसी में नेमिंग भी सेम है। ठीक, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, अभी हमने स्पेसिफिक रूप से नहीं लिखा कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज जो हैं वो कैसी होनी चाहिए, वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्यों, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो उनका सेम आ रहा है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो उनका सेम आ रहा है, उनका जो स्ट्रक्चर सेम आ रहा है, उनका जो आईयूपीएसी में नेमिंग सेम आ रही है, तो प्रॉपर्टीज में सर डिफरेंस क्यों आया। तो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस ये इसलिए आया क्योंकि जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस या 3 डायमेंशनल रीजन में, स्पेस अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस इज डिफरेंट। वहां पे एटम का जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, जो उनका कॉन्फ़िगरेशन है, वो कैसा है, डिफरेंट है। अभी मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। फिर से एक बार देखते हैं। इनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, यहां पे भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो एक बात तो तय है कि आइसोमेरिज्म में एक चीज सेम है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। जो डिफरेंट है वही नाम रखा गया है। किस चीज में डिफरेंस है, स्ट्रक्चर में, तो नाम हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्पेस में उनके एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट है तो स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम, उनकी आईयूपीएसी में नेमिंग भी सेम, लेकिन
एटम का, ग्रुप ऑफ एटम का जो अरेंजमेंट है, यहां पे लिखना चाहिए था अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन स्पेस इज डिफरेंट। अगर एटम का अरेंजमेंट, ग्रुप ऑफ एटम का अरेंजमेंट स्पेस में अलग अलग है, इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहां तक बात समझ में आती है। हमने अभी आपको आइसोमेरिज्म के बारे में बताया, हमने इसको बताया कि इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में और एक स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। बोलो, तो अगर आपको ये बात पता चल गई है तो डिफरेंस भी पता चल गया होगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं, स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं। क्लियर? अब अगर ये कॉपी कर लें हम इसको, तो हम क्लासिफाई कर देते हैं कि स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, तो देखिए भाई, इसको जरा, इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, स्पेस और स्टीरियो को दो पार्ट में डिवाइड किया। कन्फर्मेशनल और हटा दूं इसको, कन्फर्मेशनल और दूसरा है कॉन्फ़िगरेशनल, दो पार्ट में डिवाइड किया। एक कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और एक कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, जिसमें हमको दो पढ़ने हैं। एक हमको पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक हमको पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक ज्योमेट्रिकल पढ़ना है और एक ऑप्टिकल हमको पढ़ना है। आराम समझिए। स्पेस स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक कन्फर्मेशनल, ये भी हमको पढ़ना है, और कॉन्फ़िगरेशनल भी पढ़ना, और कॉन्फ़िगरेशनल में हमको ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना होता है। ठीक है ना? तो अगर यहां तक बात आपको समझ में आती है तो हम आगे बढ़े। हाँ, एक बात और, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में देखिए, समझिएगा हमारी बात को। हमने क्या बताया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्यों आया? स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि जो एटम का जो सीक्वेंस है, जो एटम का जो अरेंजमेंट है, या जो एटम की जो कनेक्टिविटी है, वो डिफरेंट है। अभी एग्जांपल मैं लेके बताता हूं तो आपको क्लियर होगा। इसलिए कनेक्टिविटी ऑफ एटम डिफरेंट की वजह से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को एक और नाम से लिखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, रिजियो आइसोमर भी बोलते हैं। तो एक नाम आप याद रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। क्लियर? तो कभी स्ट्रक्चरल की जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनल दिया हो तो आप घबराइएगा नहीं। क्लियर है भैया? इसको थ्री डायमेंशनल आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हो, स्टीरियो, स्पेस या थ्री डायमेंशनल आइसोमेरिज्म, जो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। चाहते तो इसको हम कैटेगराइज कर सकते थे इनैंसियोमर और डायस्टीरियोमर में, लेकिन हमको पढ़ना है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, और इसी के अंदर हमको पढ़ना है आगे चल करके इनैंसियोमर और डायस्टीरियोमर। तो अगर ये हो गया तो इसको कॉपी कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूं आपको कि आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, दो डिफरेंट कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होना चाहिए, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस हो सकता है, किसी एक प्रॉपर्टी में भी डिफरेंस हो सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? फिर हमने क्लासिफाई किया था उनको दो पार्ट में, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में और एक स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ, आपका बोलने का तरीका, समझने का तरीका कैसा भी हो सकता है। आप बात को समझें कि कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, उनके आईयूपीएसी में नेमिंग डिफरेंट हो, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। सारी बात हमने अभी बात करी है आपसे। स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने बताया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो, सेम हो। स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है वहां पे, तो आईयूपैक में नेमिंग भी उनकी सेम आ रही थी। आईयूपीएसी में जब उनकी नेमिंग सेम आ रही थी
तो फिर प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्यों आने का क्या सवाल हो गया? तो हमने बताया कि वहां पे स्पेशियल आइसोमरिज्म है, वो स्पेस में 3 डायमेंशनल मतलब अरेंजमेंट में उनके जो एटम का या ग्रुप ऑफ एटम का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये भी कह सकते हैं स्पेस आइसोमरिज्म को। स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, लेकिन किस रेफरेंस में देखना चाहते हैं आप, किस रेफरेंस में देख रहे हैं? एक तो कहने का तरीका ये हो सकता है कि स्टीरियो आइसोमरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो। आप कह सकते हो उसमें भी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट क्या है? तो आप बोल सकते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट में, स्पेशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, 3 डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। 2 डायमेंशनली देखेंगे तो उनका स्ट्रक्चर सेम है। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम बोला जाता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला उनका सेम हो, उनकी आईपीएससी में नेमिंग सेम हो। समझ में आ रहा आपको? तो ये बात ध्यान रखेंगे। उनमें जो सीक्वेंस ऑफ एटम होता है, जो बॉन्डिंग होती है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होती है, बस स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है उनके एटम का वो अलग अलग होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, C3H6O, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर निकालें अब तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 निकलेगा। अब यार डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सर आपने कैसे निकाल दिया? तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मैं पहले पढ़ा चुका हूं, इसलिए जाइए आप वहां पे इंट्रोडक्शन में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट टाइप कीजिए, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वहां से पहले पढ़ लीजिए, फिर आप यहां पे आकर के देखें कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 कैसे कैलकुलेट किया गया है। ठीक, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आया है तो इसका मतलब एक बात सिंपल है कि इसके अंदर या तो पाई बॉन्ड है या तो रिंग है। तो मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं, इसीलिए कहता हूं कि आराम से सब कुछ पढ़ते जाइए। ये कीटोन लिख दिया बेटा हमने, CH3 COCH3 CH3 CH CH2 और ये इसको एसीटोन बोलते हैं, प्रोपाइलिन ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ये इपॉक्साइड है। तो आप देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम है, स्ट्रक्चर लेकिन कैसे है? डिफरेंट है। अच्छा, स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट है तो इनका आईपीएससी में नेमिंग भी डिफरेंट होगी। जैसे आईपीएससी में नेमिंग देखें तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3, तो इसको लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड इन और ओन। 2 लिखने की जरूरत यहां पे है नहीं, वैसे 3 नंबर पे ओन जो है सेकंड नंबर पे ही आएगा, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनोन। ठीक, प्रोपेनोन। यहां पे देखें 1 2 3, तो यहां पे लिखते हैं 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन। तो आप देखो इनके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट दोनों के सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इनके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सेम है, इनका आईपीएससी में नेमिंग डिफरेंट है। पक्का है यार, इसमें कीटोनिक ग्रुप है, इसमें इपॉक्सी ग्रुप है, तो जब ग्रुप में डिफरेंस तुमको लग रहा है तो इसका मतलब इनके केमिकल, इनका बनाने का तरीका तो अलग अलग होगा, इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या एक होगा? जिस मेथड से इनको प्रिपेयर करेंगे क्या उसी मेथड से इनको प्रिपेयर करेंगे? तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन का डिफरेंट होगा, इनका रिएक्शन करने का तरीका, इनका रिएक्शन करने का तरीका डिफरेंट होगा, इनके मेल्टिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इनका जो सरफेस टेंशन है, इनकी जो विस्कोसिटी है, इनकी वाटर के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वो, और इनके इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनकी विस्कोसिटी, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या एक होगी? नहीं। तो इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट है, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट है, इनके बनाने के तरीके में डिफरेंस है। तो डेफिनेशन क्या हुई कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें डिफरेंस जरूर होना चाहिए। अगर दोनों की प्रॉपर्टीज सेम बैठ गई तो फिर वो आइडेंटिकल कंपाउंड कहलाएंगे, फिर वो इस टॉपिक के अंदर क्यों पढ़े जाएंगे। एक एग्जांपल हमने लिया, इसको कॉपी कर लें, फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं। अब आइसोमरिज्म क्यों डेवलप, बर्जीलियस ने यही बताया था कि आइसोमर्स क्यों आए। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहां पे 2 ये ऑक्सीजन 2 कार्बन से कनेक्ट है,
तो जो कनेक्टिविटी ऑफ एटम है वो डिफरेंट डिफरेंट है, जिस वजह से अराइज हुआ ये टॉपिक। क्लियर? तो मैं इसको हटाता हूं, फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। जैसे लिया है C2H2Br2, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हो गया। तो देखें Br H Br H Br, जरा समझे इनको। अब एक बात गौर करो, ये दो जो कंपाउंड हैं इनके स्ट्रक्चर तो सेम है। सर स्ट्रक्चर इनके कैसे सेम है? इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखोगे? CH2CBr2 CH2CBr2, इनका दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या लिखेंगे? CHBr, डबल बॉन्ड लगाना हो डबल बॉन्ड लगा दीजिए, CBr2 CHBr। अब देखो ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला। मैं पहले बता चुका हूं कि स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इनको अगर तुम, ये तो कंडेंस फॉर्म है, एक्सपेंड कर दें अगर, तभी आप ऐसे ही तो लिखोगे बेटा, बोलो ऐसे लिख सकते हो। Br लगा दिया, यहां Br लगा दिया, यहां H लगा दिया। तो इनके जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो बेटा सेम है। इनका दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? सेम। बोलो इतनी बात समझ में आती है? ठीक। अगर इस कार्बन से एक Br जो लगा हुआ है, इस कार्बन से, इस कार्बन को चेक करो, इससे ब्रोमीन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, इस कार्बन से भी ब्रोमीन और हाइड्रोजन जुड़ा है, इस कार्बन से हाइड्रोजन और ब्रोमीन जुड़ा है, इस कार्बन से भी हाइड्रोजन और ब्रोमीन जुड़ा है। तो कनेक्टिविटी का कोई मसला नहीं है यहां पे। मसला फिर क्या है? यहां पे आप देखें तो इन ब्रोमीन को देखें और इन ब्रोमीन को देखें, स्पेस में इनका अरेंजमेंट अलग अलग है। थ्री डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इनका जो अरेंजमेंट है वो क्या है बेटा? अलग अलग है। क्लियर? तो ये जो आइसोमर हैं, ये दोनों लोग जो हैं, ये स्पेस या स्टीरियो आइसोमर में आएंगे। इनको तुम देखो, इस किसी एक को ले लो, इनको और इनको ले लो, इनको और इनको कंपेयर कर लो। इस कार्बन से क्या जुड़ा है बेटा? इस कार्बन से हाइड्रोजन और ब्रोमीन जुड़ा है, मतलब इन दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन और ब्रोमीन जुड़ा है। जबकि इस कार्बन को देखो, एक कार्बन से दोनों हाइड्रोजन, एक कार्बन से दोनों ब्रोमीन जुड़े हैं। मतलब इन दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये दोनों अगर इनको कंपेयर करें, इनको अगर कंपेयर करें, तो ये एक दूसरे कौन से आइसोमर हो जाएंगे? सॉरी, बात समझ में आ रही होगी आपको। तो कहना क्या चाह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि एटम के सीक्वेंस की वजह से, स्पेस में अरेंजमेंट की वजह से, एटम की डिफरेंट कनेक्टिविटी की वजह से ये स्ट्रक्चरल आइसोमर आया, स्पेस और स्टीरियो आइसोमर आया। तो बात समझ में आ रही होगी ना कि स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्पेस में उनके एटम का जो अरेंजमेंट क्या है? अलग अलग है। यहां पे क्या है बेटा? यहां पे इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इनसे कर कंपेयर करोगे, जबकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का, इनका और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो यही है, C2H2Br2। इसका मतलब जब इसको समझिए आप बहुत कायदे से, इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, और इन दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। आगे हम पढ़ाएंगे। अब आज तो इंट्रोडक्शन का केस है, इसलिए हम बात सिंपल वे में करें कि अगर हम पोलैरिटी की बात करें, सिंपल पोलैरिटी की, तो इनकी पोलैरिटी, किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल की पोलैरिटी हम, या किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी, यहां पे चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सब ज्यादातर कोवैलेंट कंपाउंड है, तो उनको डाइपोल मोमेंट से मेजर करते हैं। तो जब हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तो उस टाइम ही हम डाइपोल मोमेंट के बारे में आपको बताएंगे। तो इनकी जो पोलैरिटी का है वो अलग अलग है,
इनकी पोलैरिटी कुछ अलग है, इनकी पोलैरिटी कुछ अलग है, इनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है पक्का, इनके मेल्टिंग पॉइंट या इनकी फ्रीजिंग पॉइंट या इनका सॉल्युबिलिटी अलग अलग है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा अलग अलग होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट दोनों अलग अलग होंगे, तो प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। जबकि स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, इनके आईयूपीएसी में नेम सेम है। इनका आईयूपीएसी में नेम क्या लिखोगे 1,2 डाइब्रोमो इथीन, इनका नाम होगा 1,2 डाइब्रोमो इथीन। स्ट्रक्चरल आइसोमर में दोनों के आईयूपीएसी नेम ही डिफरेंट होते हैं, इसमें लिखोगे 1,1 डाइब्रोमो इथीन। इसमें ब्रोमीन दोनों एक ही कार्बन पे लगे हैं, इसमें ब्रोमीन दोनों कार्बन पे लगे हुए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमो इथीन, इसका नाम होगा 1,1 डाइब्रोमो इथीन। ये 1,2 हो जाएगा, ये 1,1 हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझ गए होंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लें C2H6O, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इनका भी निकालेंगे तो 0 आएगा। मैं सब सारी बात पहले डिस्कस कर चुका हूं। 2 कार्बन से बना हुआ अल्कोहल है CH3 CH2OH और ये ईथर है। अब दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा सेम है, दोनों के डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सेम है, लेकिन इनका आईयूपीएसी में नेमिंग क्या है? इनका नाम आईयूपीएसी में बोलेंगे एथेनॉल और इनका नाम आईयूपीएसी में क्या लिखेंगे बेटा? मेथॉक्सी मीथेन। आईयूपीएक नेमिंग भी मैं आपको करवा चुका हूं। OH ग्रुप की वजह से, जिनका पहले से थोड़ा पढ़ा हुआ है, OH ग्रुप की वजह से अगर इनको पानी में डालो, इनको भी पानी में डालो, तो इनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी होगी, ये वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, ये बहुत ही कम सॉल्युबल होंगे। ये ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये पानी के साथ वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, तो ये वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे, ये डिजॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस आया कि नहीं आया? अब OH ग्रुप की वजह से इनके इसकी जो ईथर की प्रॉपर्टी है, ये अल्कोहल की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या हो गया? क्या इनके मेल्टिंग पॉइंट के सेम होंगे? क्या इनके बॉइलिंग पॉइंट सेम होंगे? क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी? नहीं। तो आप बोलेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। क्या इनका रिएक्शन करने का तरीका या इनका रिएक्शन करने का तरीका सेम होगा? नहीं, इनका रिएक्शन करने का तरीका कुछ और होगा, इनका रिएक्शन करने का तरीका कुछ और होगा। समझ में आ रहा है आपको? ये जो है रूम टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये लिक्विड स्टेट में है और ये रूम टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज में देख लीजिए, ये गैस है इन नेचर और ये लिक्विड है इन नेचर। कब? रूम टेम्परेचर और प्रेशर कितना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। कहने का हमारा मतलब ये था कि इसी को बोलते हैं आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, लेकिन इनके स्ट्रक्चर अलग अलग है। स्ट्रक्चर ही अलग से काम नहीं चलेगा, स्ट्रक्चर अलग होगा तो सारी बातें आएंगी कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, उनका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होगा। क्लियर? चलिए एक और लास्ट में, और इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट डे हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में चेन और पोजीशन आइसोमरिज्म पढ़ाएंगे आपको। अब हम 1 by 1 करके सारे आइसोमरिज्म का डिस्कशन करेंगे यहां पे। जैसे हम एग्जांपल लें, अगर इनको देखें बस यही इसी के साथ ही ये कौन से आइसोमर होंगे तो आप समझें। इसका नाम है 2 मेथिल, पहले नाम देख लें। 1 2 पे मेथिल है, 3 4 5 6 हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 इसका नाम हो जाएगा, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। इसका भी नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल हेक्सेन। कुछ लोग को लग रहा होगा कि देखो यहाँ पे मेथिल ग्रुप लगा था, आपकी बार मेथिल ग्रुप बदल गया है। जो लोग थोड़ा पहले से पढ़े थे उनको पता लग रहा होगा कि ये मेथिल ग्रुप की पोजीशन बदल रही हो सकता है, पोजीशन आइसोमरिज्म है।
तो इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा सेम है, 7C7H16। इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C7H16 है। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, वो भी सेम है। इनकी आईयूपीएसी में नेम भी सेम है। ये दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड है। ये कैसे कंपाउंड बेटा, आइडेंटिकल। तो ये कोई भी आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहा है। इसको घुमा के ऐसे कर दीजिए, वही लिखा हुआ आपके सामने। तो समझ में बात आपको आ गई होगी कि आइसोमरिज्म किसको बोलते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन आपको लगातार पढ़ना है, नहीं तो धीरे धीरे सिंपल, फिर कॉम्प्लेक्स, फिर थोड़ा और आपको लेवल डिफरेंट आते रहेंगे। इजी लेवल आएगा, फिर मॉडरेट लेवल आएगा, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स में आएगा। तो आप समझिएगा इस बात को। रोज का रोज आप पढ़ाई करते रहेंगे, कॉपी आप बनाते रहेंगे, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ठीक बेटा, थैंक यू।